हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाईजी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं अपने डेली के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। आज हम इस वीडियो में एमसीक्यू के साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर करने वाले हैं। इसी तरीके की अगर आपको और वीडियो चाहिए या आप हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं सीआरपीसी के प्रोविज़न्स के संबंध में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि अगर कोई पर्सन है जिसको सज़ा दी गई है कितनी, लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास की सज़ा उसे दे दी गई है, तो ऐसे में गवर्नमेंट के द्वारा उसकी सज़ा को कितना कंप्यूट किया जा सकता है। कंप्यूट यानी कि उसे कितना उसकी सज़ा को बदला कितना जा सकता है। अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट मिली है, उसे आजीवन कारावास मिला है, तो उसे क्या 20 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, 18 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, 14 साल तक की सज़ा दी जा सकती है या 12 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। उसे बदला जा सकता है, कंप्यूटेड किया जा सकता है, तो उसे जो है मैक्सिमम जो है 14 साल तक की सज़ा दी जा सकती है कंप्यूट करके। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में कि बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल ऑफेंस में आप सभी को पता है कि बेलेबल ऑफेंस में बेल लेना आपका मैटर ऑफ राइट होता है। तो अगर बेलेबल ऑफेंस है, ऐसे में अगर आप बेल लेना चाहते हैं तो बेल आप कहाँ से ले सकते हैं। क्या पुलिस स्टेशन से ले सकते हैं, पुलिस ऑफिसर आपकी बेल जो है वो ग्रांट कर देगा, या कोर्ट के द्वारा आपकी बेल जो है दी जाएगी, या फिर पुलिस ऑफिसर भी और कोर्ट भी आपको बेल दे सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, बेलेबल ऑफेंस की बात हो रही है, नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात नहीं हो रही है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो बेलेबल अगर ऑफेंस है, जमानती अगर अपराध है, तो ऐसे में आप बेल ले सकते हो। कहाँ से? पुलिस स्टेशन से भी और कोर्ट से भी, दोनों से आप ले सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। क्या कहता है कि एंटीसिपेटरी बेल अगर आपने लेनी है तो वो कहाँ पर आप ले सकते हैं, कहाँ पर आपका जुरिसडिक्शन बनेगा, किस कोर्ट के समक्ष आपका जुरिसडिक्शन बनेगा एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए। एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविज़न कहाँ पर है? सीआरपीसी के सेक्शन 438 के अंदर। अब बात करें एंटीसिपेटरी बेल आप किस कोर्ट के समक्ष जाकर ले सकते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, या फिर हाई कोर्ट है, या फिर पहली ये और दूसरी ये। तो इसका जो फोर्थ है वो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि जब आप सेक्शन 438 को पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले सब सेक्शन में ही पता चल जाएगा कि अगर आप एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहते हैं तो आप सेशन कोर्ट के समक्ष जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट के समक्ष जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो ये एंटीसिपेटरी बेल हम लेते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 438 के अंदर, तो ये किस तरीके के अपराध की बात करता है। क्या ये जमानती अपराध बेलेबल ऑफेंस की बात करता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात करता है यानी कि जो जमानती नहीं है, या फिर बेलेबल और नॉन बेलेबल इन दोनों को शामिल किया गया है एंटीसिपेटरी बेल के अंदर, या इनमें से कोई भी नहीं है। जब हम बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल की, तो इसमें हम उन ऑफेंस में, उन अपराधों में बेल लेते हैं जो कि नॉन बेलेबल होते हैं। जब आप सेक्शन 438 को पढ़ेंगे तो आपको ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में कि सीआरपीसी के सेक्शन 377 के अनुसार अगर कोई पर्सन जो है अपील फाइल करना चाहता है, और किस अपराध के लिए वो अपील फाइल करना चाहता है, यानी कि उस पर जो है सज़ा पास की गई है, जो कि आईपीसी के ये सेक्शन लगे हैं, सेक्शन 376, 376A।
तो अपील जो है कितने समय में उस अपील को जो है कंप्लीट कर दिया जाना चाहिए, कितने समय में उसको सुन लिया जाना चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्या उसके लिए 3 महीने का समय दिया गया है, 6 महीने का समय दिया गया है, 9 महीने का समय दिया गया है, या फिर 12 महीने का समय दिया गया है। इसके लिए हमें सेक्शन 377 CRPC को डिटेल में समझना होगा, जो हमारी आज की इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जिसे हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है 6 महीने। 6 महीने में जो है आपका, अगर ऑफेंस रिलेटेड है 376A से और आपने अपील फाइल करनी है, तो ऐसे में 6 महीने में आपकी जो है अपील की सुनवाई की जाएगी। अब हम बात करते हैं CRPC के सेक्शन 377 के बारे में। ये किस चैप्टर में दिया गया है? चैप्टर 29 में, जो किस बारे में बात करता है? अपील के बारे में। और सेक्शन 377 क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपील फाइल कर सकती है अगर कोई भी सेंटेंस पास किया जाता है ऐसे केसेस में। तो इसके संबंध में पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब भी हम कोर्ट में केसेस को देखते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है क्रिमिनल केसेस के अंदर कि एक तरफ जो होता है स्टेट होता है, एक तरफ जो होता है अपराधी होता है। स्टेट की तरफ से जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ते हैं और जो अपराधी होता है उसके तरफ से अपना जो है अधिवक्ता किया जाता है। इसी तरीके से अब समझते हैं सबसेक्शन 1 क्या कहती है कि सबसेक्शन 2 के प्रोविज़न के अलावा सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 के प्रोविज़न, इसको अभी रहने देते हैं, आगे पढ़ते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑन ए ट्रायल बाय court other than high court direct a public prosecutor to present appeal against the sentence on the ground of its inadequacy। यानी कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनको कौन? स्टेट गवर्नमेंट निर्देश कर सकता है अपील फाइल करने के लिए अगर कोई सेंटेंस पास किया गया है अपर्याप्त, यानी कि इनएडविक्वेटली जो है सेंटेंस है और उस पर सेंटेंस जो है दे दिया गया है कोर्ट ने। किस कोर्ट ने? किसी भी कोर्ट ने, लेकिन हाई कोर्ट ने नहीं दिया है। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट किसको निर्देश देकर? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को निर्देश देकर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के समक्ष अपील फाइल कर सकती है। सेशन कोर्ट के समक्ष कब अपील फाइल करेगी? जब जो है सेंटेंस पास किया गया हो मजिस्ट्रेट के द्वारा, यानी कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा, या इसके अलावा किसी अदर कोर्ट ने ऐसा सेंटेंस पास किया है तो आप हाई कोर्ट के समक्ष अपील कर सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट अपील कर सकती है। अब बात करते हैं सेक्शन 377 के सबसेक्शन 2 के बारे में। यानी कि अगर कोई भी कन्विक्शन हुआ है, यानी कि सेंटेंस दिया गया है किस केस में? यानी कि स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट को गठित किया जाता है और इस दिल्ली सर्विस पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा किसी केस में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है किसी अपराध की, और वो क्या कर देते हैं? कन्विक्ट कर देते हैं किसी पर्सन को, या फिर कोई अदर ऐसी एजेंसी है जो कि गठित की गई है किसके द्वारा? सेंट्रल एक्ट के द्वारा। अदर देन इस एक्ट, यानी कि इस एक्ट के अलावा कोई अदर एक्ट है जो कि सेंट्रल एक्ट है, उसमें इन्वेस्टिगेशन करके किसी को कन्विक्शन दिया जा रहा है। तो ऐसे में कौन? यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट निर्देश कर सकती है किसको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ही क्यों कर सकती है? क्योंकि हमें पता है गवर्नमेंट की तरफ से जो केस लड़ते हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि वो अपील फाइल करे ऐसे
कन्विक्शन पर जो भी सेंटेंस पास किया गया है कि वो इनएडुक्वेटली किया गया है, अपर्याप्त है, वो सही नहीं है, तो ऐसे में वो कहाँ कहाँ अपील फाइल कर सकते हैं? या तो कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष या हाई कोर्ट के समक्ष। कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष अगर फाइल की जा रही है, वो कब फाइल की जा सकती है? अगर मजिस्ट्रेट के अलावा किसी अदर कोर्ट ने सेंटेंस पास किया गया है। अगर सेशन कोर्ट के समक्ष अपील फाइल की जा रही है तो यानी कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने ऐसा जो है सेंटेंस और कन्विक्शन पास किया है। अब बात करते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 377 के सबसेक्शन 3 के बारे में, जो क्या कहता है कि अगर आप अपील फाइल कर रहे हैं कि आपका जो ग्राउंड ये था कि ये सही तरीके से कन्विक्शन नहीं हुआ है, इनएडुक्वेटली हुआ है, अपर्याप्त था, और आप अपील कहाँ कहाँ फाइल कर रहे हैं? या तो सेशन कोर्ट के समक्ष या फिर हाई कोर्ट के समक्ष। और जब भी ऐसी अपील फाइल की जाती है उसके बाद जो कोर्ट है यानी कि जो जिन्होंने सेंटेंस पास किया है वो क्या कर रहे हैं और उसकी सज़ा को बढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसी सज़ा और ज़्यादा बढ़ाई जाती है वो तभी बढ़ाई जा सकती है जब जो है दूसरे यानी कि जो उसके अगेंस्ट में जिसके अगेंस्ट कन्विक्शन पास किया गया है उसको भी पर्याप्त अपॉर्चुनिटी दी जाए कि उसको भी सुना जाए कि क्यों उसका सेंटेंस ना बढ़ाया जाए। साथ ही ऐसे में वो अपने सेंटेंस को ना बढ़ाने के लिए भी और अपने आप को एक्विटल करने के लिए भी, अपनी सज़ा को कम करने के लिए भी दलील पेश कर सकते हैं। बात करें सबसेक्शन 4 की, सेक्शन 377 का, जो क्या कहता है कि अगर आपने अपील फाइल की है आईपीसी के सेक्शन 376, 376A, 376AB, 376B, C एंड इन सभी सेक्शन के अनुसार आईपीसी के, तो आपकी जो अपील है वो कितने समय के अंदर कंप्लीट कर दी जाएगी, यानी कि उसे पूरी तरीके से सुन के जो है फिनिश कर दिया जाएगा। 6 महीने का समय दिया हुआ है, जो हमारा आज का क्वेश्चन भी था एमसीक्यू का। तो आज हमने इस वीडियो में सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ कंसेप्ट को भी क्लियर किया। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से अपने आप को लॉ से रिलेटेड अपडेट करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।